राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, इस यात्रा में कोई चाह कर भी साथ नहीं निभा सकता। फोन की घंटी बजने पर मैंने फोन उठाया तो उधर से मेरी बड़ी जेठानी का हड़बड़ाया सा स्वर सुनाई दिया। सची, ललित है क्या घर में? चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है। तुम लोग जल्दी से अस्पताल पहुंचो, हम भी बस अस्पताल जा ही रहे हैं। यह सुनकर घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने जल्दी से ललित को बताया और हम अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल पहुंचे तो बाहर ही परिवार के बाकी लोग मिल गए। कैसे हैं चाचा जी? मैंने छोटी जेठानी से पूछा। उनकी हालत ठीक नहीं है सची। एक पैर कुचल गया है और सिर पर बहुत अधिक चोट लगी है। खून बहुत बह गया है। वह रुआसी होकर बोली। मेरा मन रोने को हो आया। हम अंदर गए तो डॉक्टर पट्टियां कर रहा था। चाचा जी होश में थे या नहीं, पर उनकी आंखें खुली हुई थी। चाचा जी कहने पर वह बस अपनी निगाहें घुमा पा रहे थे। चोट के कारण चाचा जी का मुंह बंद नहीं हो पा रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वह कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर बोलने में असमर्थता महसूस कर रहे थे। सारा परिवार परेशान था। विनय दादाजी के पास खड़ा होकर उनका हाथ सहलाने लगा। उन्होंने उसकी हथेली कसकर पकड़ ली, तो उसके बाद छोड़ी ही नहीं। आप अच्छे हो जाएंगे चाचा जी, मैंने रोते रोते उनका चेहरा सहलाया। उसके बाद शुरू हुआ चाचा जी के तमाम टेस्ट और एक्सरे का दौर। अंदर चाचा जी का सीटी स्कैन हो रहा था और बाहर हमारा पूरा परिवार अस्पताल के बरामदे में असहाय खड़ा था। जीवन व मृत्यु से जूझ रहे प्रिय चाचा जी की सलामती की कामना कर रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारी सारी दौलत ले ले और हमारे चाचा जी को अच्छा कर दे। रह रह कर परिवार का कोई ना कोई सदस्य सुबक पड़ता। उनकी हालत बहुत खराब थी। तब भी मन में अटूट विश्वास था कि इतने संत पुरुष की मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती। 78 साल के चाचा जी, यानी कि मेरे चचिया ससुर, वैसे हर प्रकार से तो स्वस्थ थे। उनको देखकर लगता था कि वह अभी बहुत दिनों तक हमारे बीच बने रहेंगे। लेकिन इस दुखद घटना ने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि चाचा जी के साथ परिवार के हर सदस्य का रिश्ता ही कुछ इस तरह का था। वह जैसे हर एक के बिल्कुल अपने थे, जिनसे हर सदस्य अपनी निजी से निजी समस्या कह देता था। वह हर एक सदस्य के दोस्त थे, राजदार थे और माँ जी के संरक्षक थे। देवर भाभी का ऐसा पवित्र व प्यारा रिश्ता भी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। चाचा जी को गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया था। उनकी हालत चिंताजनक तो थी, पर नियंत्रण में थी। डॉक्टरों के अनुसार चाचा जी का सुबह ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के लिए सभी जरूरी चीजों का इंतजाम हमने रात को ही कर दिया। रात के 1 बज चुके थे। परिवार के 1-2 सदस्यों को छोड़कर बाकी सारे सदस्य घर चले गए। अभी हम घर पहुंचे ही थे कि अस्पताल से फोन आ गया कि चाचा जी की हालत बिगड़ रही है। सभी लोग दोबारा से अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। हमारे प्यारे चाचा जी हम सबको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। हम चाचा जी का पार्थिव शरीर घर ले आए। रिश्तेदारों और जानने वालों का हुजूम उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। यह देखकर हमारा सारा परिवार चकित व हतप्रभ था। दरअसल चाचा जी के पास सबकी परेशानियों का निदान था, जिन्हें वह अपनी तरह से हल करते थे। चाचा जी के संसार छोड़कर जाने के सदमे को परिवार सहज नहीं ले पा रहा था। बच्चे अपने प्रिय दादाजी का जाना सहन नहीं कर पा रहे थे। परिवार का कभी कोई तो कभी कोई सदस्य फूट फूट कर रोने लगता। चाचा जी ने परिवार में रहकर सारे कर्तव्य पूरे किए, लेकिन खुद एक वैरागी की तरह रहे। वह छल कपट ईर्ष्या द्वेष लालच आदि सांसारिक राग द्वेषों से बहुत दूर थे। सही अर्थों में वह संत थे, एक ऐसे संत जिन्होंने सांसारिक कर्तव्यों से कभी भी पलायन नहीं किया। चाचा जी के कई रूप दिमाग में आ जा रहे थे। जोर जोर से हंसते हुए, रूठते हुए, गुस्से से चिल्लाते हुए, बच्चों के साथ डांस करते हुए, अपनी लापरवाही से कई काम बिगाड़ते हुए, परिवार पर गर्व करते हुए, सबकी सहायता को तत्पर एक चाचा जी के अनेक रूप थे। आज चाचा जी की विदा की बेला पर उनसे संबंधित सभी पुरानी बातें मुझे बहुत याद आ रही थी।
चाचा जी से मेरा पहला परिचय विवाह के समय हुआ था। तब वह लखनऊ में कार्यरत थे और मेरी ससुराल व मायका देहरादून में था। पैर छुओ सची, ये हमारे चाचा जी हैं। ललित ने कहा तो मैंने सामने देखा। दुबले पतले हंसमुख चेहरे वाले चाचा जी मेरे सामने खड़े थे। ललित के हमारे चाचा जी कहने भर से ही परिवार के साथ उनके अटूट रिश्ते का एहसास मुझे मन ही मन हो गया था। चाचा जी प्रणाम। मैं उनके पैरों में झुक गई। चिरंजीवी हो, खुश रहो, कहकर चाचा जी ने मेरी झुकी पीठ पर आशीर्वाद स्वरूप दो चार हाथ मार दिए। मुझे यह आशीर्वाद कुछ अजीब सा लगा, पर चाचा जी के चेहरे के वात्सल्य भाव ने मुझे मन ही मन अभिभूत कर दिया। फिर भी मैंने उन्हें आम चाचा जी की तरह ही लिया। जैसे सभी के चाचा जी होते हैं, वैसे ललित के भी हैं। मेरी नई नई शादी हुई थी। मुझे बस इतना पता था कि ललित के एक ही चाचा जी हैं और वह भी अविवाहित हैं। पति 6 भाई व एक बहन थे, 2 जेठानियां थी। परिवार के लोगों के बीच गजब का तालमेल था, जो मैंने इससे पहले कभी भी किसी परिवार में नहीं देखा था। मुझे तो यह परिवार फिल्मी सा लगता है। एक दिन मैं ननंद से बोली, तो उन्होंने यह बात हंसते-हंसते सबको बता दी। मैं नई-नई बहू संकोच से गड़ गई थी। छुट्टियों में हमारा सारा परिवार देहरादून के अपने पुश्तैनी मकान में जमा हो जाता था। एक दिन सुबह-सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। बड़ी जेठानी गुस्से में बड़बड़ाती हुई उधर से इधर घूम रही थी। क्या हुआ भाभी? मैंने पूछा। चाचा जी ने रात में बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया। सारी टंकी खाली हो गई है। पता नहीं ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं चाचा जी। मैं रोज रात में चाचा जी के बाथरूम जाने के बाद नल चेक करती थी। कल भूल गई और आज ही यह हो गया। अब इतने लोगों के लिए पानी का काम कैसे चलेगा? आदमी को शादी जरूर करनी चाहिए। माँ जी अक्सर चाचा जी की लापरवाही के लिए उनके अविवाहित होने को जिम्मेदार ठहरा देती थी। सुनकर अजीब सा लगा कि इतने बुजुर्ग इंसान ने ऐसी बच्चों जैसी लापरवाही क्यों की और सब लोग उन पर क्यों बड़बड़ा रहे हैं। इन सब बातों से अलग-थलग चाचा जी सुबह की सैर पर गए हुए थे। चाचा जी ने शादी क्यों नहीं की? एक दिन मैं ननंद से पूछ बैठी, भाभी सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। ननंद बोली, मैं तब तो बहुत छोटी थी, लेकिन माँ बताती हैं कि पिताजी की अचानक मौत के कारण परिवार मझधार में फंस गया था। परिवार को संभालने के लिए चाचा जी ने विवाह न करने की कसम खा ली। तब से आज तक अपने बड़े भाई के परिवार की देखभाल करना ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। मैं हैरान होकर ननद का चेहरा देखती रह गई। इतनी बड़ी कुर्बानी भी कहीं कोई देता है? पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दिया। ऐसे संत पुरुष के प्रति उसी पल से मेरे हृदय में अथाह श्रद्धा का सागर लहराने लगा। तब मेरे पति की पोस्टिंग कानपुर में थी और चाचा जी लखनऊ में नौकरी करते थे। हम दोनों उनको अपने पास आने के लिए जिद करते थे। मेरे पति मुझे उकसाते कि मैं उन्हें आने के लिए कहूँ, पर 1.5-2 घंटे की दूरी तय करके चाचा जी साल भर तक कानपुर नहीं आए। मैं भी हताश होकर चुप हो गई। सोचा शायद वह आना ही नहीं चाहते हैं। परिवार के सदस्य उनकी आदतें जैसी थीं, वैसी ही स्वीकार करते थे। एक दिन सुबह-सुबह डोरबेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हाथ में अटैची और कंधे पर बैग लटकाए चाचा जी को सामने खड़ा पाया। चाचा जी आप? मैं अपनी खुशी को संभालते हुए उनके पैरों में झुक गई। मेरे चेहरे पर अपने आने की सच्ची खुशी को देखकर उन्हें शायद संतोष तो हो गया था कि उन्होंने आकर कोई भी गलती नहीं की है। हाँ, तुम लोगों को परेशान करने के लिए आ गया। वह हंसते हुए बोले थे। आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? आपका आना हमारे सिर आंखों पर। मैं नाराज होती हुई बोली। चाचा जी का हमारे पास आना तब से शुरू हुआ तो फिर बदस्तूर जारी रहा। जब भी कोई छुट्टी पड़ती या शनिवार, रविवार वह हमारे पास आ जाते। विनय का जन्म हुआ तो उनकी खुशी की जैसे कोई सीमा ही नहीं थी।
बच्चे के लिए कपड़े, मेरे लिए साड़ी। उनका दिल करता था कि वह क्या-क्या कर दें। नन्हा सा विनय तो जैसे उनकी जान ही बन गया था। अब तो वह नहीं भी आना चाहते, तो विनय का आकर्षण उन्हें कानपुर खींच लाता। हम तीनों हर शनिवार की शाम चाचा जी का बेसब्री से इंतजार करते और वह ढेर सारा सामान लेकर के पहुंच जाते। इस समय चाचा जी की जाने कितनी यादें दिमाग में आकर शोर मचा रही थी। वह परिवार के हर सदस्य पर तो खूब खर्च करना चाहते, पर किसी का खुद पर खर्च करना वह जरा सा भी पसंद नहीं करते थे। कोई उनके लिए गिफ्ट खरीदता तो वह बहुत नाराज हो जाते, यहाँ तक कि चिल्ला भी पड़ते। विवाह के शुरू के समय की एक घटना याद आती है। मैंने चाचा जी के लिए नए साल पर खूबसूरत सा कुर्ता पजामा खरीदा और जब उनको दिया तो उन्होंने गुस्से में उठाकर फेंक दिया। मैं रोआसी हो गई। चाचा जी यह कहते हुए चिल्ला रहे थे, तुम लोग समझते नहीं हो, कर्जा चढ़ाते हो मेरे ऊपर। मैं यह सब पसंद नहीं करता। मैं आंसुओं से सराबोर अपमानित सी कपड़े उठाकर वहां से चल दी। मैंने मन ही मन प्रण किया कि भविष्य में उनको कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दूंगी। यह बात मैंने जब घर के लोगों को बताई तो सब हंसते-हंसते लोटपोट हो गए थे। बाद में मुझे पता चला कि उनके अनुभवों में तो ऐसी अनगिनत घटनाएं थी और डांट खाने के बाद भी सब चाचा जी को गिफ्ट देते थे। समय के साथ मुझे भी उनके स्वभाव की आदत पड़ गई। उनकी डांट में, उनकी नाराजगी में, उनके अथाह स्नेह को मैंने भी महसूस करना सीख लिया। कुछ सालों के बाद ललित का तबादला देहरादून हो गया और चाचा जी भी रिटायर होकर देहरादून आ गए। बच्चे बड़े होने लगे तो सभी भाइयों के परिवार अलग-अलग रहने लगे। ससुराल के पुश्तैनी मकान में बस बड़े भाई का परिवार, माँ जी व चाचा जी थे, लेकिन उस घर में हमारा सबका आना-जाना लगा रहता था। एक दिन मैं माँ जी से मिलने गई थी। टीवी पर नए साल का बजट पेश हो रहा था। चाचा जी बड़े ही ध्यान से समाचार सुन रहे थे। देखना सची, चाचा जी कितने ध्यान से बजट का समाचार सुन रहे हैं, पर इनका अपना बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है। बड़े होने के नाते चाचा जी घर में हर खर्च खुद ही करना चाहते थे। कोई दूसरा खर्च करने की पेशकश करता तो वह नाराज हो जाते। कोई सामान घर में खत्म हो जाए तो वह तुरंत यह कहकर चल देते कि मैं अभी लेकर के आता हूँ। भतीजों के परिवार अलग-अलग जगहों पर रहने के बावजूद वह परिवार के हर सदस्य के जन्मदिन पर ढेर सारी मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री लेकर पहुंच जाते। वह हर त्योहार पर सभी भतीजों के परिवारों को अपने पुश्तैनी घर में आमंत्रित करते। इस तरह से सारे परिवार को उन्होंने एक डोर में बांधे हुआ था। समय अपनी गति से खिसकता रहा। बच्चे बड़े और बड़े बूढ़े होने लगे। फिर परिवार में एक दुर्घटना घटी। मेरे सबसे बड़े जेठ जी का देहांत हो गया। इससे सारा परिवार दुख के सागर में डूब गया। जेठ जी के जाने से चाचा जी अत्यधिक व्यथित हो गए। धीरे-धीरे उनके चेहरे पर भी उम्र की थकान नजर आने लगी थी। फिर भी वह उम्र के हिसाब से बहुत चुस्त दुरुस्त थे। वह माँ जी की तरफ से काफी चिंतित रहते थे कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। वह बुढ़ापे में अकेले रह जाएंगे, क्योंकि बड़ी भाभी का देर सवेर अपने बहू बेटे के पास जाना तय था। हो सकता है यह मेरी खुशफहमी हो, पर मैं उनका अपने प्रति विशेष अनुराग महसूस करती थी। एक दिन जब मैं ससुराल गई हुई थी तो चाचा जी काफी अलग से मूड में थे। मेरे पहुंचते ही मुझसे बोले, सची मैंने भाभी से कह दिया है कि उनके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जी चाचा जी, इतना कहकर मैं धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इसमें हंसने की क्या बात है? उन्होंने मुझे जोर से डपटा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं गंभीर होकर बोली, यह भी कोई कहने की बात है चाचा जी? आपका घर है, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ रहेंगे। मेरे जवाब से चाचा जी संतुष्ट हो गए, पर कौन जानता था कि माँ जी से पहले चाचा जी इस दुनिया से चले जाएंगे। चलिए भाभी, पंडित जी बुला रहे हैं। चाचा जी को अंतिम प्रणाम करने के लिए मेरी देवरानी बोली तो मैं चौंक कर अतीत की यादों से वर्तमान में लौट आई। चाचा जी का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर दिया गया था। सभी रो रहे थे। मेरे कंठ में रुलाई जैसे आकर अटक गई।
कैसे देखेंगे इस संसार को चाचा जी के बिना? कैसा लगेगा हमारा परिवार इस आधार शक्ति के बिना? सभी ने रोते-रोते चाचा जी को अंतिम प्रणाम किया। भतीजों ने अपने कंधों पर चाचा जी की अर्थी उठाई और चाचा जी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।